शारदा सोफे पे बैठी अपनी बहू पवनी से बातें कर रही थी। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारी सास तुम्हारे सामने बैठी है, एक कप कॉफी भी नहीं पूछ रही। बताओ। तभी पवनी ने अपनी सास को जवाब दिया। आई सासू माँ, बस कॉफी बनाने ही जा रही थी। मेरे लिए बना रही थी? हाँ सासू माँ, डोसा और कॉफी दोनों तैयार कर रही थी। तो पहले कॉफी लेकर आओ। तभी पवनी अपनी सास के लिए कॉफी बनाने रसोई में चली गई। वहीं शारदा की सास गोविंदम्मा शारदा से बोलने लगी। शारदा, तुम मेरे लिए कॉफी बनाकर नहीं लाई? पता नहीं कब इससे छुटकारा मिलेगा, कब ये स्वर सुधारेंगी और कब मैं घर की मालकिन बनूंगी। शारदा अपनी सास को मन ही मन कोसती रही। तभी मैं कॉफी बनाने जा ही रही थी सासू माँ, पर पैरों में दर्द हो रहा था, इसीलिए कुछ देर यहाँ बैठ गई। शारदा अपनी सास के लिए कॉफी बनाकर लेकर गई और उसने ये कॉफी अपनी सास गोविंदम्मा को दी। गोविंदम्मा ने कॉफी पीनी शुरू की। तभी शारदा की बहू पावनी सास शारदा के लिए भी कॉफी लेकर आई। तभी शारदा ने भी कॉफी पी, पर शारदा की सास गोविंदम्मा ने उसे डांटा। कितनी बेकार कॉफी है। उसकी सास ने शारदा के मुंह पर कॉफी फेंक दी। शारदा को अटपटा लगा। कितनी बेकार कॉफी बनाई है तुमने बहू। उसने भी अपनी बहू पवनी के चेहरे पर कॉफी फेंक दी। पवनी गुस्से में आ गई। तुरंत शारदा भी अपनी सास गोविंदम को गुस्से से देखने लगी। क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुरंत गोविंदम्मा ने अपनी बहू शारदा को पीटना शुरू कर दिया। तभी शारदा ने उससे कहा, सासू माँ, जरा रुकिए। तभी शारदा ने भी अपनी बहू पवनी की ओर देखा। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर कर देख रही हो? तभी शारदा ने भी अपनी बहू पवनी को पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते तीनों सास बहुएं आपस में एक दूसरे को डंडा लेकर पीटने लगी। हे भगवान, मैं तो अब थक गई। शारदा ने भी अपनी बहू पवनी को और देखा और कहा, मैं भी थक गई। जाओ बहू, एक जूस का गिलास लाओ, जूस पियेंगे फिर बात करेंगे। तभी पवनी सबके लिए जूस बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। उसने अपनी सास को सबक सिखाना चाहा। मैं इसे सबक सिखा कर ही रहूंगी, देखती हूँ क्या करती हैं। उसने जूस में डायरिया की गोली डाल दी। तभी बाहर खड़ी सास शारदा ने सब देख लिया। इसको तो मैं पकड़ कर ही रम लूंगी। ये जूस मैं अपनी सास को पिला दूंगी। शारदा चुपचाप कमरे में जाकर बैठ गई। वहीं उसकी सास गोविंदम्मा ने भी सब कुछ भांप लिया था। सोफे पर जाकर ऐसे बैठ गई जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। तभी पवनी जूस लेकर आई। शारदा ने तुरंत वह जूस का गिलास अपनी सास गोविंदम्मा को पकड़ा दिया। बहू, मुझे यह जूस नहीं पीना, तुम ही पी लो। शारदा को पता था कि जूस में क्या गड़बड़ है। मुझे तो ये पीना ही नहीं है। शारदा ने जूस का गिलास अपनी बहू को दिया। पवनी, इस जूस की तुम्हें ज्यादा जरूरत है। जूस का गिलास देखकर पवनी डर गई। उसने सोचा, नहीं नहीं सासू माँ, मुझे जूस की जरूरत नहीं। पवनी वही जूस का गिलास शारदा की सास गोविंदम्मा को दे देती है। बड़ी माँ, ये जूस आपको पीना चाहिए, आप बुजुर्ग हैं। गोविंदम्मा को लगा कि यह जूस वो कभी नहीं पी पाएगी। वही गिलास अपनी बहू शारदा को दिया और शारदा ने वही गिलास पवनी को दिया। तीनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगी और गिलास जबरदस्ती शारदा को पिला दिया गया। शारदा ने जूस पिया और उसके बाद उसकी थोड़ी तबीयत खराब होने लगी। तुरंत वह टॉयलेट की ओर भागी। पवनी और गोविंदम्मा बहुत खुश हुए। ऐसे ही तीनों सास बहू एक दूसरे पर चिल्लाते हुए, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए दिन बिता रहे थे। घर के काम के लिए भी तीनों एक दूसरे को कोसना नहीं छोड़ते थे। गोविंदम्मा अपने आप को घर का लीडर समझती थी, वहीं शारदा अपने आप को लीडर बनाना चाहती थी।
एक रात पवनी नींद से जाग गई। अपनी सासू माँ के टॉर्चर से मैं थक गई हूँ। इतनी प्रताड़ना नहीं सह सकती। क्यों ना उन्हें जान से मार दूं? वह बिस्तर से उठकर अपनी सासू माँ के कमरे की ओर गई और वहां सासू माँ को नहीं पाया। सासू माँ की शुगर लगता है हाई हो गई है, इसीलिए टॉयलेट गई होंगी। जैसे ही बाहर आएंगी उनको मार डालूंगी। काफी समय हो गया था, उसकी सासू माँ बाहर नहीं आई। तभी पवनी गोविंदम्मा के कमरे में गई, जहां देखा कि शारदा अपनी सास को मारने के लिए तकिए के साथ बैठी थी। सास को तकिए के साथ देखकर पवनी समझ गई। क्या सासू माँ, तुम अपनी सास को मारना चाह रही हो और मैं तुम्हें मारना चाह रही थी। गोविंदम्मा भी अपने कमरे में कहीं नहीं थी। शारदा ने भी ऐसा ही सोचा कि सास शुगर पेशेंट है, इसीलिए शायद टॉयलेट में जाकर बैठ गई होंगी। वह भी अपनी सास का इंतजार करने लगी। बेसब्री से इंतजार कर ही रही थी, तभी गोविंदम्मा पीछे से आई। उन्होंने जैसे ही पवनी का हाथ रखा, शारदा हैरान हो गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि सासू माँ जागी हुई थी और उन्होंने उन्हें पकड़ लिया था। देखो, तुम मुझे मारना चाहती थी और तुम्हारी बहू तुम्हें। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर गोविंदम्मा ने डंडा उठाया। अब तुम्हारा क्या हाल करूंगी तुम देखना। गोविंदम्मा डंडा लेकर पवनी और शारदा के पीछे पीछे दौड़ने लगी और दोनों चिल्लाने लगी। तभी शारदा सोफे के पीछे छुप गई। देखो कितनी तेज भाग रही हैं। वैसे तो इन्हें इतनी तकलीफ है कि कुछ काम नहीं कर सकती। अब तो देखो जरा। इसी बीच गोविंदम्मा वहां आई। उन्होंने फिर से शारदा को पीटना शुरू किया। वह डर गई और सास से माफी मांगने लगी। उसने उन्हें पवनी की ओर भेजा। ये लो, तुम पवनी को देखो। गोविंदम्मा ने लाठी शारदा को दी और शारदा वह लाठी लेकर पवनी को पीटने लगी। ऐसे ही चलता रहा। ऐसे में वे दिन आए जब तीनों आपस में लड़ते झगड़ते रहे, मौज मस्ती करते रहे और फिर एक दूसरे से बातें कर थक गए। और ऐसे ही लड़ते झगड़ते बातें करते उनके दिन बीतते चले गए। पेद्दापुर में सुभद्रा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसके 2 बेटे थे। उसने दोनों बेटों की शादी करने का फैसला कर लिया था। उसने सोचा कि वो घर का काम संभालने के लिए एक गरीब परिवार की बहू लाएगी और अच्छा दहेज पाने के लिए एक अमीर बहू। इस तरह उसने बड़े बेटे रमन का विवाह एक गरीब लड़की जलजा से किया और छोटे बेटे रंगा का विवाह एक अमीर लड़की सिरिशा से। दोनों बहुओं के आ जाने से घर का माहौल ही बदल गया था। एक दिन की बात है। जलजा कहाँ रह गई? मैंने तुझसे खाना पकाने को कहा था ना। क्या कर रही है वहां पर तू? हाँ, जल्दी बता। माँ जी, मैं बर्तन साफ कर रही हूँ। अरे, अभी तक बर्तन साफ नहीं हुए तेरे? अब तक क्या कर रही थी? हर दिन किसी न किसी काम में तू देरी जरूर कर देती है। हाँ? नहीं माँ जी, जैसा आप कहती हैं मैं वैसे ही तो करती हूँ। जल्दी से बर्तन धोकर मैं खाना बनाना शुरू कर दूंगी। अगर तू सब कुछ अपने हिसाब से ही करती रहेगी तो कैसे चलेगा? मैंने तुझसे मेरे कपड़े इस्त्री करने के लिए कहा था। मैं शाम को कर दूंगी माँ जी। हे भगवान, ये अपनी सास को कैसे फटाफट जवाब दे रही है। काम धाम कुछ करती नहीं है। अगर तूने मेरा बताया काम पूरा नहीं किया, ठीक है माँ जी, जैसा आप कहोगी मैं वैसे ही करूंगी। मेरी प्यारी बहू कहाँ है? सिरिशा, तू कहाँ है बेटा? मैं तैयार हो रही हूँ माँ जी। क्या कहीं जा रही है बहू? मुझे अपनी सहेलियों के साथ क्लब जाना है। गए हुए काफी टाइम हो गया। फिर हम मूवी भी देखेंगे। घर आते आते देर हो जाएगी माँ जी। तो मैं चलूं? ठीक है बहू, जब तू शहर जा ही रही है तो आते समय मेरे लिए एक अच्छी सिल्क की साड़ी ले आना। ठीक है माँ जी, मैं ले आऊंगी। मैं जानती हूँ कि मेरी छोटी बहू तो सोना है। क्या मेरा नाश्ता तैयार हो गया? मैं भी करवा देती हूँ।
तू ब्रेड और ऑमलेट ही तो खाती है ना। अभी करवाती हूँ। हाँ, अगर जल्दी हो जाए तो मैं खाकर चली जाऊंगी। हाँ हाँ, 1 मिनट में तेरा नाश्ता तैयार हो जाएगा। जलजा। हाँ माँ जी बोलिए। छोटी बहू के लिए जल्दी से नाश्ता तैयार कर दे। वो रोज जो ब्रेड ऑमलेट खाती है, बस वही। चल। नाश्ता तैयार होते ही सिरिशा और सुभद्रा दोनों एक साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। छोटी बहू को ऑमलेट अच्छा नहीं लगा। माँ जी, ये किसने बनाया है? न नमक है और न मिर्च। छी, जानवर भी इसे खाना पसंद नहीं करेंगे। किसने बना दिया है ये? अरे और कौन? उसी मूर्ख ने। रुक, मैं उसे बुलाती हूँ। जलजा, ए जलजा, इधर आ जरा। क्या हुआ माँ जी? क्या कुछ और चाहिए? ये क्या है? मैंने तुझसे क्या कहा था और तूने कैसा बनाया है? इसे तो जानवर भी नहीं खाएंगे। समझ में आ गई तेरी? ले, तू ही खा। ये कहते हुए सुभद्रा ने जलजा के चेहरे पर फेंक दिया। जलजा बेचारी रो पड़ी, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछे और वो बर्तन धोने के लिए ले जाने लगी। उधर सास टीवी के सामने बैठ गई और दिखाने लगी जैसे, अरे जलजा, इधर तो आ। क्या हुआ माँ जी? मेरे हाथ पैर में दर्द हो रहा है। मैंने तेरे ऊपर प्लेट फेंकी ना, लगता है मोच आ गई। मेरे पैरों और हाथों की मालिश कर दे जरा। अब खड़ी क्या है? आना जल्दी से, जल्दी। ठीक है माँ जी। सुभद्रा उससे अपने हाथों और पैरों की लंबे समय तक अच्छे से मालिश करवाती रही। जलजा बहुत थक चुकी थी और उसे नींद आने लगी, जिसे देख सास चिल्लाई, मैंने तुझसे अपने पैरों की मालिश करने को कहा और तू है कि सो रही है। आखिर तू चाहती क्या है? तेरे पास आखिर था ही क्या? लेकिन फिर भी मैंने तुझे अपनी बड़ी बहू बनाया और तू जब देखो मनमानी करती रहती है। और फिर वो और भी लंबे समय तक उससे मालिश करवाती ही रही। छोटी बहू रात देर से घर पहुंची तो जलजा ने उससे पूछा, अरे सिरिशा, अगर तुम इतनी देर से घर आओगी तो तुम्हें देखने वाले क्या सोचेंगे? ये सही नहीं है। हम दोनों ही इस घर की बहुएं हैं। क्या तुम अपनी बकवास बंद करोगी? मुझसे सवाल करने वाली तुम कौन होती हो? तुम्हें इस तरह की बात करने का हक किसने दिया? इस घर में तुम्हारी सुनता ही कौन है? मैं एक बड़े खानदान से हूँ। मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूँगी। अपना काम देखो। क्या हुआ बहू, ऐसे क्यों चिल्ला रही है बेटा? इसके मुंह में जो आता है बोलती है। ऐसा लगता है माँ जी जैसे मुझे मारेगी। अच्छा, तूने इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? इस घर में हर किसी को अपनी जगह अच्छी तरह पता है। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू अपनी हद में रहा कर और वैसे ही बर्ताव किया कर। क्या तूने कभी मेरी बात सुनी? अब देख कि मैं क्या करने जा रही हूँ। अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। और सुभद्रा ठंडा पानी लेकर आई और बड़ी बहू जलजा पर डाल दिया और फिर उसे घर के बाहर सोने के लिए कहने लगी। सिरिशा भी बोली, हाँ, आज तुम बाहर सो ताकि तुम्हारी सारी चर्बी निकल जाए, वो भी फर्श पर। तेरी सजा है ये, समझ गई? और उन्होंने सच में जलजा को घर के अंदर आने ही नहीं दिया। वो रात भर गीले कपड़ों में बाहर ही सोती रही, वो भी फर्श के ऊपर। सुबह तक उसे तेज बुखार हो गया था। सुभद्रा ने जलजा को उसकी माँ के घर भेज दिया। जलजा के जाने के बाद सास ने छोटी बहू का सारा काम करना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है। माँ जी, आज रात मैं देर से घर पहुंचूंगी। मेरी एक सहेली भी मेरे साथ घर आएगी। उसके लिए अच्छे से खाना तैयार कर दीजिएगा। सिरिशा के ऐसे कहने पर सुभद्रा को गुस्सा तो आया, लेकिन अपनी अमीर बहू से सुभद्रा कुछ नहीं कह पाई और चुप रह गई। उस रात सिरिशा अपनी सहेली वसंता को लेकर घर आई। सास ने गर्मा गर्म खाना बनाया था जो परोस दिया। देखो वसंता, शर्माना मत, अच्छे से खाना। मैंने तुम्हारे लिए खास व्यंजन बनवाए हैं। तुम्हारी नौकरानी कहाँ है? अरे सुनो, यहाँ आओ, मेरे लिए खाना परोसो। सिरिशा ने अपनी सास को अपनी सहेली से नहीं मिलवाया और उसने सोचा कि सुभद्रा उसकी नौकरानी है और उसने सुभद्रा को खाना परोसने को कहा। खाना परोसते हुए एक कटोरा वसंता पर गिर गया और कुछ देर बाद वसंता के कपड़ों पर थोड़ी सब्जी गिर गई और गर्म होने की वजह से वो जल भी गई। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। क्या तुम्हें ठीक से काम करना नहीं आता? ये कहते हुए उसने सुभद्रा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया।
और वो वहां से चली गई। माँ जी, आपको ठीक से देखकर परोसना चाहिए था ना। क्या आप इतना भी नहीं जानती? आपने मेरी कोई इज्जत नहीं रखी, आपको कुछ नहीं आता है। ये क्या है बहू, मैं तेरे लिए सब कुछ कर रही हूँ और तू मुझसे इस तरह बात कर रही है। तू तो बड़ी घमंडी निकली। तेरे अंदर अपनी सास के लिए कोई तमीज और मान सम्मान है ही नहीं। तूने तो अपनी सहेली के सामने मुझे कुछ समझा ही नहीं। यहाँ तक कि तूने मेरा परिचय भी उससे कराने की नहीं सोची। और उसने तो... आप कहना क्या चाहती हैं? मैं भी आपको दिखा दूंगी कि मैं कौन हूँ। इतना कहकर दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन जलजा अपने माता पिता के घर से वापस आ गई और रसोई में जाने लगी। अचानक शिरीषा ने आकर उसे रोक दिया। क्या हुआ शिरीषा? मुझे खाना बनाना है, रास्ते से हटो ना। तुम रुको दीदी, हमेशा तुम ही घर के सारे काम करती हो। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, मुझे माफ कर दो। हमारी सास तो पैसे के पीछे पागल है, इसलिए मैं उन्हें सबक सिखाना चाहती हूँ। आज से तुम घर का कोई काम नहीं करना। तुम दोनों ये क्या खुसफुस कर रही हो? अगर तुमने मेरी जानकारी के बिना कुछ किया तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगी। आप कौन होती हैं हमसे पूछने वाली? ये घर हमारे पतियों ने बनवाया है, इस घर पर आपका क्या अधिकार है? इस घर पर पहला अधिकार हमारा है। आप जाओ और आप हमारे लिए खाना बनाओ। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे खाना बनाने की कहने की? ऐसा कहकर वो बहू को मारने के लिए आगे बढ़ने लगी, लेकिन बहू ने सास के सामने केले का छिलका फेंक दिया और छिलके पर पैर पड़ते ही सुभद्रा फिसलकर नीचे गिर गई। उस दिन से दोनों बहुएं एक हो गई और सास से घर के सारे काम करवाने लगी।